जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मीलों तक चल रहा है उसकी पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष की नहीं मिलती है मंजिल, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। इन्हीं प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ मैं हूं आपके साथ शैली आचार्य और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं हम आज की तिथि जानकर। आज की तिथि है 8 अगस्त 2024, वार गुरुवार, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। आज की तिथि बेहद ही खास है। 8 अगस्त को इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण बातें दर्ज हैं, तो हम जान लेते हैं क्या रही है हमारी इंडियन हिस्ट्री। आज ही के दिन 1899 में एटी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया था। वहीं 1908 में शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ था। 1940 में भारतीय क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई का भी जन्म हुआ था। वहीं 1948 में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कपिल सिब्बल का भी जन्म हुआ था। वहीं 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 2010 में म्यूनिक में भारतीय निशानेबाज में 50 मीटर में तेजस्वी सावंत ने गोल्ड जीता था। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण बातें जो 8 अगस्त को हुई थी। और आज के दिन जिन भी लोगों का जन्मदिन है उन्हें दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी की, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की 8 अगस्त को ही शुरुआत की थी। तो चलिए हम जान लेते हैं उन्हीं का विचार। तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ भी नहीं है। वे अपने विचारों से निर्मित प्राणी हैं। वो जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। जी हाँ, हम जैसा भी सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम सकारात्मक रहेंगे। हमें नकारात्मक रवैये को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर रहेंगे। अब हम आपकी मुलाकात करा देते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हमारे आज के गेस्ट हैं रवि तिवारी जी, जो कि क्लेम्स निदान के फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डाइटिशियन मेहर जमील जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कैशलेस मेडिक्लेम की, मेडिकल इंश्योरेंस जो कैशलेस फैसिलिटी है उसकी, और साथ ही साथ जानेंगे कि हमारा जो खान पान है वो सही, जो डाइट है, बोलते हैं ना कि ईट राइट, वो क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रवि जी से। तो सर, हम जैसा कि बात कर रहे थे कि मेडिक्लेम जो कैशलेस फैसिलिटी है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्या है वो। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि स्वास्थ्य बीमा जो मेडिक्लेम है वो क्या होता है, और कैशलेस हॉस्पिटल में जो एडमिशन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद आपको और हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं आने वाली राखी की। स्वास्थ्य बीमा मेडिक्लेम एक ऐसा बीमा होता है जो आपके हेल्थ के जो भी डिसीज़ या बीमारी कभी कुछ होती है और हमें इमरजेंसी में या फिर हमें प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन करना होता है, तो उस समय, जैसे कि आपको पता है कि आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट डे बाय डे इन्फ्लेट हो रहा है। इवन आफ्टर कोविड तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो जो हॉस्पिटल्स में अगर आपको अच्छे स्तर का ट्रीटमेंट कराना है, जो कि आपको भोपाल है या फिर भोपाल के अपने शहर के बाहर जाना है, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना है, कि वहाँ के बिल्स बहुत बड़े होते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अभी कोविड के बाद तो काफ़ी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। डिस्पोजेबल आइटम बहुत यूज़ होने लग गए हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ गई है, डॉक्टर का सर्जन चार्ज बढ़ गया है, ओटी चार्ज बढ़ गया है ना, मेडिसिन हैं, फिर प्रोसीजर चार्ज है, देयर आर सो मेनी चार्जेस। तो ये इतना इन्फ्लेटेड होता है और इतना ज़्यादा इनकी बिलिंग्स होती हैं कि नॉर्मल अगर हम सोचें कि हम 4 लाख 5 लाख रुपए अटेंडमली कहीं से अरेंज करें तो बहुत मुश्किल होता है हर किसी के लिए। तो उस समय के लिए उस सुरक्षा को देखते हुए हर एक किसी को स्वास्थ्य बीमा लेके अपने पास रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस उसी समय पे आपकी मदद करता है जिस समय पे आपको उस पैसे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य से बड़ा और अपनी शरीर से बड़ा जीवन में दूसरी कोई भी चीज़ नहीं होता। हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपना इलाज अच्छे से करवा पाएंगे, तो फिर हम जीवन में जो भी चाहें हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी, आपने सही कहा कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने सारे कार्य संपादित कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, लाइव है, तो आप हमें
कोई भी जो आपका सवाल है मेडिक्लेम से रिलेटेड या किसी डाइट से रिलेटेड, तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0755-266-0049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। वो स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपको कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कैशलेस फैसिलिटी की, मेडिक्लेम की, तो ये कोई भी जो ट्रीटमेंट कराने जाता है उसे कैसे वो हॉस्पिटल का चयन करे कि यहाँ पर ये जो है कैशलेस हो सकता है हमारा ट्रीटमेंट? देखिए, इंश्योरेंस मेडिक्लेम में सबसे जो बड़ी जो इसकी फैसिलिटी है और अट्रैक्शन है वो है कैशलेस। कैशलेस जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कैशलेस एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो हर एक स्वास्थ्य बीमा में एड ऑन फैसिलिटी है, और वो फैसिलिटी की वजह से ही कैशलेस लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो कैशलेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैशलेस दूसरा होता है रियम्बर्समेंट। अगर आपको ऐसा किसी अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस का नेटवर्क अरेंजमेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए, बिल्स आप ले लीजिए, वहाँ से रिसिप्ट ले लीजिए, डिस्चार्ज समरी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, इंडोर केस पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका ओरिजिनल फिर आपको कंपनी में जमा करना पड़ता है। फिर उसके बाद कंपनी उसको प्रोसेस करती है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस करने के बाद फिर आपको वो पैसा आपके अकाउंट में देती है। दिस इज़ द रियम्बर्समेंट। बट कैशलेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा फीचर होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो कैशलेस अवेल करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, अभी जो हॉस्पिटल के चयन की जहाँ तक बात है, अभी एक नया जो एवरीवेयर कैशलेस IRDA का एक और जनरल इंश्योरेंस जो काउंसिल है, GI काउंसिल, उनका एक बहुत अच्छा एक ये आने वाला है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। जिस दिन वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हॉस्पिटल उसकी क्या नियम होंगे, किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल होगा सारे हॉस्पिटल्स में, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी कैशलेस होगा, हर जगह होगा, तो वो ये देखना पड़ेगा उस समय जब वो आएगा, तब वो क्या व्यवस्था होती है, तब उस समय हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल का की जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो अरेंजमेंट्स है, अभी जो व्यवस्था है हम उसकी बात करते हैं जी। अभी अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस की सुविधा लेनी है, ईश्वर न करे कभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़े और आपको ऐसा लगे कि आपको एक बड़ा खर्चा आने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाना होगा। उस वेबसाइट पे अपडेटेड कैशलेस की लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से आपको अपना स्टेट, अपना शहर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको उस आपके स्टेट के, उस शहर के सारे जितने भी अपडेटेड हॉस्पिटल्स हैं जो नेटवर्क अरेंजमेंट में हैं उस कंपनी के, वो दिख जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उस अस्पताल में बात करिए। हर एक अस्पताल जो भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क अरेंजमेंट में है, उस अस्पताल में एक TPA या इंश्योरेंस सेल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जाके आप अपना इंश्योरेंस देंगे। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, कविता अग्रवाल भोपाल से हैं, उनका कुछ सवाल ले लेते हैं। उनका सवाल क्या है? जी कविता जी। हेलो जी कविता जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्ते सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कई बार कैशलेस के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलिए। उसके बाद जो होती है हॉस्पिटल जो होती है वो अप्रूवल की दिलाती है, बट कई बार उसमें डिडक्शन होता है, जैसे बोला जाता है ANH पैकेज, वो हमें पता नहीं चलता है कि वो जेन्युइन काट रहे हैं या फिर डिडक्शन क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जाए, मतलब उसके लिए मुझे समझ में नहीं आते। तो क्या है वो पैकेज? जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। हमारे पास भी देखा जाए तो रोज़ इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारा कैशलेस तो हो गया है लेकिन हमको अमाउंट पूरा नहीं मिला, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने एक फ़िक्स पैकेज के हिसाब से पे कर दिया लेकिन हॉस्पिटल ने डिफरेंस अमाउंट हमसे ले लिया है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो इसमें इंश्योर्ड जो होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, उस समय पे उसको बैलेंस अमाउंट अरेंज करने की दिक्कत होती है और वो इंश्योरेंस कंपनियाँ जो होती हैं वो उसके बाद उसको पे भी नहीं करती हैं बैलेंस अमाउंट का क्लेम करने पे भी। तो देखिए उसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी हॉस्पिटल को नेटवर्क में लेती है तो नेटवर्क में लेने पे अलग अलग कैटेगरीज होती है हॉस्पिटल की। अच्छा। एक कैटेगरी होती है नेटवर्क हॉस्पिटल, एक कैटेगरी होती है एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल। जो एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल जिसको ANH कहते हैं, अलग अलग कंपनियों में इनके अलग नाम हो सकते हैं, बट वो हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो हर एक प्रोसीजर का एक पैकेज फिक्स करके रखते हैं और उसी पैकेज पे उस इंश्योरेंस कंपनी का MOU साइन होता है।
सपोज़ आपको एक कोई ऐसा प्रोसीजर का आपको सर्जरी करानी है, ये मैं बात कर रहा हूँ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन की, नॉट इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन में अगर आपने कोई सर्जरी है करानी है, कोई प्रोसीजर कराना है, उसको आपने प्लान किया है, तो आप ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करिए जो एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल हो, जिसका वहाँ पे पैकेज फिक्स हो। अगर ऐसा हॉस्पिटल आपने सेलेक्ट किया तो उस पैकेज के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल देगा, और उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको जमा नहीं करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी में, तो पूरा का पूरा कैशलेस हो जाएगा। तो एक तो ये पैकेज को लेकर के जो डिडक्शन होता है। दूसरा डिडक्शन ऐसा होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं और अलग अलग फीचर्स होते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी होती हैं जो डिस्पोजेबल आइटम, आपने सुना होगा इस समय कि डिस्पोजेबल आइटम जो होते हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और कुछ विटामिन्स है, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि सप्लीमेंट के तौर पे उनको कंसीडर किया जाता है, तो वो सारे नॉन पेबल के लिस्ट में आता है। नॉन पेबल आइटम ऐसा होता है जो IRDA ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें इतने आइटम जो होंगे वो कंपनी पे नहीं करेगी, जिसमें सर्विस चार्ज है, टैक्सेस हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, और साथ में ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इंश्योरेंस के जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो चीज़ें उनमें पे नहीं होता है। इसलिए अगर आपने इस तरीके की कोई इंश्योरेंस लिया है तो उसमें वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ जो पेबल अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कैशलेस कर देगी। हमारा दूसरे कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उदयपुर से सरबजीत जी जुड़ रहे हैं। शायद कुछ लाइन कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप किसके बारे में बता रहे थे? आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स और तो नेटवर्क हॉस्पिटल, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो इंश्योरेंस कंपनी के जो पॉलिसी के फीचर्स होते हैं उसमें ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये आइटम जो हैं डिडक्ट हो जाते हैं, इनको पे इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती, इसलिए हॉस्पिटल को उतना ही ऑथराइजेशन देती है जितना उस इंश्योरेंस कंपनी में अमाउंट एडमिसेबल है, पेबल है। बैलेंस अमाउंट अगर बचता है तो फिर वो जो पॉलिसी जिन्होंने लिया उनको पे करना पड़ता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय आपको ये देखना है कि आपको एक ऐसी पॉलिसी चूज़ करनी है जिसमें ये जीरो डेप्थ पॉलिसी हो, जिसमें इंश्योरेंस के ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन पेबल की लिस्ट में, वो भी कवर हो जाएं। और आजकल इतनी अच्छी फीचर्स की पॉलिसियाँ आ गई हैं कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और आपने ऐसे फीचर की पॉलिसी ली है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम में डिफरेंस नहीं होता है। एक राइडर होता है, वो राइडर एक छोटा सा लेना पड़ता है जिसमें सारे ये आइटम कवर हो जाते हैं। तो अगर उस राइडर के साथ में आपने अगर कोई भी इंश्योरेंस लिया है, मेडिक्लेम लिया है, तो उसके बाद आपको ये जो समस्या जो मैडम की आ रही थी या इनके किसी जिसने भी किया होगा उनको आई होगी, तो वो उसमें नहीं आएगी। तो अभी भी अगर जिनका जो पॉलिसी जब रिन्यू होगा तो रिन्यू के समय ये चाहें तो उस कंपनी से वो राइडर ले सकते हैं, एड ऑन बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर उस कंपनी में नहीं है तो वो अपनी पॉलिसी को किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं, अपना सारा स्वास्थ्य का स्टेटस को डिक्लेयर करके। तो क्या पॉलिसी में ऐसा होता है कि 100% जो रीइंबर्समेंट है या कैशलेस जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो सकता? क्या कटौती हर पॉलिसी में ऐसी होती है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर पॉलिसी में नहीं होती है, पॉलिसी के अपने फीचर्स होते हैं। कई ऐसी इंश्योरेंस होती है जिसमें कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ सर्विस चार्ज और टैक्सेस को छोड़ के। तो इन पॉलिसी को जब हम चुनाव करें तो हम किन बातों का ध्यान रखें, वो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। जब भी आप इंश्योरेंस लें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस लेने के समय आपको उस इंश्योरेंस लेने से पहले किसी एडवाइज़र, किसी एक्सपर्ट से ज़रूर उसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही टेक्निकल मैटर होता है। इसमें इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, और साथ में IRDA की गाइडलाइंस है, मेडिकल टर्मोलॉजी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो कोई भी एक जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप एक जीवन बीमा लेंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हर किसी को पता होता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत टेक्निकल होता है। तो जब भी आपको एक सही मेडिक्लेम का चुनाव करना है तो उसका सही तरीका ये है कि हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं भोपाल से, सुमित शर्मा। सुमित जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ और कई इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी सेल करता हूँ। मेरे कई क्लाइंट्स का क्लेम कंपनी ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो ऐसे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए जो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर था। तो अब हमें क्या करना चाहिए, और अब हमें आगे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको क्लेम दिला सकते हैं। हाँ, ये भी एक आज की डेट में ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम लोगों ने देखा है, ऐसे केसेस भी बहुत हैं, हम लोग ऐसे केसेस हैंडल करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं।
एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि अभी जो कॉलर थे इन्होंने बताया कि एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर इन्होंने नाम लिया, बहुत ही टेक्निकल नाम है, जनरली लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर, है ना। तो होता क्या है कि जब इंश्योरेंस कंपनियां किसी भी हॉस्पिटल को इम्पैनल करती हैं, नेटवर्क में लेती हैं, तो उसके पहले उसका वेरिफिकेशन करती हैं, वेरिफिकेशन करके उसको अपने नेटवर्क में लेती हैं। तो वो तो नेटवर्क हॉस्पिटल हो गए। अब नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का या जिस इंश्योरेंस कंपनी की आपने पॉलिसी दी है वहाँ पे उस कंपनी का कोई भी इम्पैनलमेंट नहीं है। उन हॉस्पिटल्स को नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल कहते हैं जहाँ पे रियम्बर्समेंट के क्लेम होते हैं। ओके। अब होता क्या है कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें से कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कभी कभी अनएथिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है कि हर एक चीज़ की अच्छाई और बुराई, आपने देखा होगा हर चीज़ का गुड एंड बैड होता है। तो इसी प्रकार से इस इंश्योरेंस में भी ऐसे ही है। कभी कभी क्या होता है कि कोई हॉस्पिटल अगर किसी ऐसा माल इंटेंशन में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जो कि इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है, तो इंश्योरेंस कंपनियां उसका इन्वेस्टिगेट करती हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर ये चीज़ प्रूव होती है विथ एविडेंस कि दिस हॉस्पिटल इज़ इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ एनी माल प्रैक्टिसेस, तो वो इंश्योरेंस कंपनियां उन हॉस्पिटल्स को नोटिस देती हैं। नोटिस देने के बाद अगर वो अस्पताल ने उनको सेटिस्फाई रिप्लाई किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर वो डिसीजन लेके उसको डेजिग्नेट करती हैं एज ए एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर। जी, मैं उसी पर आने वाली थी कि जो हम जब कोई बीमार होता है और एकदम दे हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, तो उस टाइम मतलब किन बातों का ध्यान रखें, हमें कौन से हॉस्पिटल जाना चाहिए कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए? हाँ देखिए, आप जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आपको दिख जाएगी, बट इमरजेंसी है, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया या फ्रिक्वेंटली किसी को वॉमिट हो रही है या ऐसा उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया या कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया, तो उसके पास तो उस समय इतना समय नहीं होता जी। कि उस समय वो वेबसाइट देखे या लोगों से बात करे या तलाशे कि कौन सा हॉस्पिटल नेटवर्क में है कौन सा नहीं है। उसका तो सबसे पहला एक्शन उसके घर वालों का यही होता है कि इमीडिएटली जो अस्पताल है वहाँ पे लेके चलो। तो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके लिए भी IRDA ने एक व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन वहाँ पे इमरजेंसी में होता है तो वहाँ पे उस इमरजेंसी में आपको, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को आपको तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप अस्पताल में एडमिट होते हैं, इमरजेंसी है, कहीं और नहीं जा सकते, तो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर अस्पताल में भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर एक क्लेम ही जो है ठीक नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। कभी किसी क्लेम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियों ने उसको एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर किया, बट अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में आप बिल्कुल वहाँ पे जाके एडमिट हो सकते हैं। बट उसकी शर्तें जो रहती हैं वो सिर्फ 2 ही शर्तें उसकी। पहला ये है कि उसको आपको 24 घंटे के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको इस अस्पताल में एडमिट आप हो रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको जब पेशेंट वहाँ पे एडमिट होने के बाद स्टेबल हो जाता है, तो स्टेबल होने के बाद फिर उसको उस समय जब वो शिफ्ट होने की कंडीशन में आ जाता है कि वो ही कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर हॉस्पिटल, तो आगे के ट्रीटमेंट के लिए वो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ये प्रक्रिया उन्होंने फॉलो की है तो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हॉस्पिटल का भी क्लेम उनको मिलेगा। दिस इज द मेंशन ऑन द IRDA गाइडलाइन। ओके। जैसा कि ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, जब एडमिट होते हैं हम हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट लास्ट में जो कैशलेस ट्रीटमेंट का जो भुगतान है वो कैशलेस लास्ट में होता है, लेकिन उसके बाद क्या हम बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि जो ये हम मेडिसिन्स लेते हैं उसके जो बिल हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं क्या? मतलब कितने टाइम बीइंग में रहते हैं, 1 मंथ या कुछ हफ्ते, वो इंश्योरेंस में इंक्लूडेड रहेगा? नहीं, मेडिसिन देखिए, मेडिसिन हॉस्पिटल में जो भी एक ऐसा अस्पताल होता है तो जो बिल बनता है अस्पताल का, मेडिसिन उसमें इंक्लूड होती है। अच्छा, कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं। मैं आपको सॉरी माफ़ी चाहूँगी, रोक रही हूँ। अभी एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, रजत सिंह जी। रजत जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर एक्चुअली में मेरे फादर को स्टोन हुआ है और मुझे करंट में सर्जरी प्लान करना है। क्योंकि मेरे घर पे कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो क्या मैं घर के पास मेरे हॉस्पिटल है वहाँ नहीं करा सकता? वो नॉन नेटवर्क में है। कंपनी का कहना है कि आप नॉन नेटवर्क में कराओगे तो क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नहीं देखिए, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं बोल सकती है कि नॉन नेटवर्क में इलाज कराएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के 10,000 12,000 मैक्सिमम अस्पताल इम्पैनल्ड है।
और इस देश में लाखों हॉस्पिटल्स हैं, है ना। अभी अभी आपका चॉइस का एक अच्छा अस्पताल अगर इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, बशर्ते कि वो अस्पताल, जैसे मैंने बताया कि एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉन नेटवर्क और एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर में फ़र्क है। जी। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड है, वेबसाइट पे लिस्टिंग है उनकी। तो जब आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट में देखेंगे तो आपको सेपरेटली एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर की लिस्ट दिखेगी, और उसमें पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर में जाते हैं तो आपको उसका क्लेम नहीं देगी कंपनी। पर किस कंडीशन में देगी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका एलॉबरेट की। बट यहाँ पे जो सर का सवाल है वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल का है, यानी कि वो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर नहीं है, बट लेकिन वो कंपनी के नेटवर्क अरेंजमेंट में नहीं है, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे 100% क्लेम मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी, आपको स्टोन की सर्जरी करानी है और अगर आपकी पॉलिसी 2 साल हो गया है, स्टोन जनरली 24 महीने का वेटिंग पीरियड इसमें होता है। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो 24 मंथ्स तक इसका क्लेम कंपनी नहीं देती है। अगर आपकी पॉलिसी 2 साल पुरानी हो गई है, आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं और अस्पताल अच्छा है, नॉन नेटवर्क है, तो आप जाइए 24 घंटे के अंदर कंपनी को इंटीमेट करिए कि आप इस अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट कराइए। जितना भी पेमेंट आप हॉस्पिटल में करते हैं उसकी कैश रिसिप्ट संभाल के रखिए, जो भी रिसिप्ट्स होती हैं बिल संभाल के रखिए। जब फाइनल बिल बनेगा आपका तो वो पेड होना चाहिए, पूरा अमाउंट वहाँ के अस्पताल का। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, आपका जो स्टोन की सर्जरी हो रही है उस वो जिस इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोस हुआ है, जैसे कि जनरली सोनोग्राफी से हुआ होगा, तो वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने वहाँ पे किए हैं, मेडिसिन के बिल पे किए हैं, इन्वेस्टिगेशन को सब आप संभाल के रखिए। ओरिजिनल क्लेम फॉर्म भर के सारा अमाउंट मेंशन करके आप इंश्योरेंस कंपनी में जमा करिए इसको। 15 दिन के अंदर आपका क्लेम सेटल करने की जवाबदारी इंश्योरेंस कंपनी की है, वो क्लेम आपका पास होगा। जैसे इन्होंने अभी स्टोन की सर्जरी की बात की, या फिर हम बात करते हैं कि जो एडमिशन होता है या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो इस इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? क्या डेंटल का भी इंक्लूडेड है? डेंटल ट्रीटमेंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं होता है। डेंटल ट्रीटमेंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो मेडिक्लेम है उसमें कवर नहीं होता है, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। अगर कोई एक्सीडेंटल कॉज की वजह से कोई जॉ में फ्रैक्चर हो गया है, उसकी वजह से आपको दांत निकालना पड़ रहा है, या उसकी वजह से आपको इम्प्लांट कराना पड़ रहा है, या कुछ ट्रीटमेंट ब्रिज बनाना पड़ रहा है, तो फिर उसके बाद वो डेंटल ट्रीटमेंट इज़ कवर्ड। अदरवाइज डेंटल ट्रीटमेंट नॉर्मल कोर्स में कवर्ड नहीं होता, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग होता है। और ये ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो हमारी जो हैबिट्स है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द आवर बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट से जो कॉज होता है किसी भी डिसीज़ का, वो पेबल नहीं है। अच्छा, जाते जाते आप कोई संदेश देना चाहेंगे छोटा सा हमारे दर्शकों को? हाँ, हम आपको बस यही मैसेज देंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, और हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत यूज़फुल है, और उसके लिए आप जब भी कैशलेस के लिए जाएं तो अस्पताल का चुनाव सही तरीके से करें, जिस तरीके से अभी मैंने आपको एलॉबरेट किया है। और आप इसके लिए अपने एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में बात कर सकते हैं, कॉल सेंटर में बात कर सकते हैं, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। और उसके अलावा आपको जो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर का है उसका लिस्ट भी अस्पताल में मिल जाएगा। तो जब भी आप प्लान करें कोई हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आपको इंश्योरेंस क्लेम में कभी कोई इशू नहीं आएगा। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो चला था, जो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस को लेकर कार्यक्रम था, चलिए हम देख लेते हैं उसके बारे में। शिशु के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए माँ के दूध की विशेष भूमिका होती है। स्तनपान शिशु के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही माँ को भी इससे कई फायदे होते हैं। माँ का दूध जन्म के 6 महीने तक शिशु के लिए संपूर्ण आहार है। जन्म के बाद शिशु को जन्म घुट्टी या शहद चटाने की प्रथाएं काफी प्रचलित हैं, जो शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। माँ के दूध में कई तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, जिससे शिशु में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और उसे पूर्ण पोषण मिलता है। माँ का दूध शिशु को पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। माँ शिशु को ठीक से स्तनपान करा सके, इसके लिए माँ पर किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। स्तनपान को लेकर कुछ सावधानियाँ आवश्यक है। जितना बच्चा सक्कल करेगा उतना दूध बनेगा, है ना। तो बनने का काम तो एक हार्मोन करता है जिसका नाम प्रोलैक्टिन है, और निकालने का काम एक और हार्मोन करता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है।
तो अगर हमने देखा माँ तनाव में रहे, माँ की कोई हेल्प ना हो, बहुत स्ट्रेस्ड रहे, मेरा दूध आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चा ठीक से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो स्ट्रेस जो है उसको काम में लगा दिया गया है, तो ये हार्मोन जो दूध निकालने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये बहुत कम हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चे को दूध मिल नहीं पाता, बन तो रहा है बट निकल नहीं पाता और बच्चे को नहीं मिल पाता। जन्म के बाद पहले घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जन्म से 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 6 माह तक शिशु को पानी या कुछ ऊपरी आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। शिशु की आवश्यकता अनुसार ही स्तनपान कराना चाहिए। जितनी बार बच्चा चाहे दिन या रात में स्तनपान कराया जाना चाहिए। बोतलों, टीट्स और पेसिफायर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोतल से दूध पिलाने पर शिशु को संक्रमण का खतरा हो सकता है। गोल्डन आवर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो गोल्डन आवर है इसमें बच्चा बहुत एक्टिव होता है। तो अगर बच्चे को हम 1 घंटे के अंदर अंदर सक्कल कराते हैं, बच्चा एक्टिव है, वो सक्कल करता है और एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है दूध बनाने में काम करता है और वो 2 घंटे के बाद काम करता है, तो वो शुरुआत हो जाती है दूध बनने की। और जब 2 घंटे के बाद बच्चा सो के उठता है तो उसको वो दूध पूरी मात्रा में मिल जाता है, चाहे कोलोस्ट्रम के फॉर्म में ही होता है, लेकिन बच्चा इरिटेट नहीं होता। लेकिन साथ में बच्चे के साथ कोई अटेंडेंट रहे या हमारे हॉस्पिटल में कोई ना कोई रहे जो कि उसको सपोर्ट कर पाए ब्रेस्ट फीडिंग कराने में, बच्चे को पकड़ने में माँ की छाती के साथ। और सिजेरियन में भी देखा गया है, अगर कई बार ये भ्रांति है कि सिजेरियन है, ऑपरेशन है, तो शायद माँ 1 घंटे के अंदर दूध नहीं पिला सकती है, बट उन केसेस में भी सपोर्ट के साथ बच्चे को 1 घंटे में दूध पिलाया जा सकता है। शिशु को दूध पिलाने के लिए कटोरी व चम्मच का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि शिशु को दूध पिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन पूरी तरह से साफ हों। शिशु को 24 घंटे में कम से कम 8 बार स्तनपान कराना चाहिए। पूरक आहार 6 महीने के बाद ही शुरू करना चाहिए। 2 वर्ष या उससे अधिक आयु तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखा जा सकता है। माँ या बच्चा बीमार हो तो स्तनपान जारी रखना चाहिए, आहार बंद नहीं करना चाहिए। ये जानकारी आवश्यक है कि शिशु को स्तनपान कराना जितना उपयोगी है उतना ही आवश्यक है ये जानना कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है। स्तनपान का तरीका सही होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कह सकें कि बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है। इसके लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। बच्चे का कान, कंधा और कूल्हा एक लाइन में होना चाहिए, बटक मतलब। दूसरा पॉइंट है कि हमें उसे बटक से सपोर्ट होना चाहिए। तीसरा, माँ के बहुत करीब होना चाहिए बच्चा, ताकि पेट से पेट बच्चे और माँ का मिले। और चौथी चीज़ जो और एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो निप्पल है इसके लेवल पर बच्चे का नोज़ होना चाहिए। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए मैंने शुरू के 3 महीने तक बच्चे अपना गर्दन नहीं संभाल पाते हैं, वो घूम जाते हैं, है ना, तो क्या होता है अगर मैंने यहाँ से बटक से नहीं पकड़ा हुआ है उनको, तो ये बच्चे घूम जाएंगे। और आप देखिए अगर ये घूम गए और मैंने सिर्फ गर्दन से पकड़ा हुआ है तो बच्चे की गर्दन मुड़ गई है। और मेरे को भी अगर कोई इस तरह से पानी पीने या खाना खाने को कहे तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, थोड़ी देर में थक जाऊँगी। इसी तरह से बच्चे थोड़ी देर में थक जाते हैं और वो छोड़ देते हैं माँ का दूध। हम बच्चे को अगर अपने बाहों के ऊपर रखते हैं तो अगेन जो ब्रेस्ट है वो नीचे को होता है, तो फिर बच्चे को नीचे मुंह झुका के दूध पीना पड़ेगा और फिर वो थक जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की नाक को हम निप्पल के लेवल पे रखें, ताकि बच्चा जैसे ही ब्रेस्ट टच हुए पूरा मुंह खोले और बच्चा पूरा काला भाग अपने पूरे मुंह से ले पाए। 6 महीने के बाद शिशु को माँ के दूध के साथ संपूरक आहार भी देना उपयोगी है। स्तनपान कराने से माँ और शिशु का संबंध गहरा होता है और शिशु में सुरक्षा की भावना आती है। शिशु को स्तनपान अवश्य कराएं, जिससे आपका शिशु स्वस्थ हो, सेहतमंद रहे। स्तनपान एक तकनीक है जिसे हर माँ को सीखना चाहिए। स्तनपान एक विकल्प नहीं, संकल्प है। आपका शिशु सेहतमंद रहे, इसके लिए उसे स्तनपान अवश्य कराएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो ये तो हमने बात की ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस की कि स्तनपान एक विकल्प नहीं, एक संकल्प है। तो अब हम बात कर लेते हैं सही खान पान की भी। हमारे साथ मौजूद हैं महर जी। नमस्ते। नमस्ते।
तो जैसे कि अब इतना बिजी स्केड्यूल चलता है सबका और सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो होता है हमारा लाइफस्टाइल और खान पान। तो इसके लिए आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे, कैसे हम बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत आसान है, पर आजकल जो लोग हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे बॉडी में अगर मैं बोलूँ कि आज के लाइफस्टाइल के चक्कर में जो उनका लाइफस्टाइल है, रात को लेट सोना, दिन भर उनका जो वर्किंग आवर्स है वो 8 to 9 आवर्स है, फिर वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, तो उसमें बैलेंस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसे फॉलो करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने टाइमिंग्स को मेंटेन करना है। आपने सर्काडियन रिदम सुना होगा, सर्काडियन रिदम या हम उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक, जो ऊपर वाले ने हम सबकी बॉडी में फिक्स करा हुआ है। तो अभी आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि अपना सपोज़ हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग शुड बी अराउंड 8:30 to 9, पर हम नाश्ता ही सुबह लेट उठने के बाद 11 बजे से स्टार्ट करते हैं, हमारी दिन की शुरुआत लेट होती है। खाना हम 4-5 बजे खाते हैं दिन का, और ऐसे ही रात का खाना हम क्योंकि शायद ऑफिस से थके हुए आते हैं तो 11 या 12 बजे, और सोना तो फिर हमारा 1-2 बजे हो जाता है। तो ये जो हमारे टाइमिंग डिस्टर्ब हुए हैं उसकी वजह से भी ये लाइफस्टाइल हमारी बहुत बिगड़ी हुई है। और मैं सिर्फ एक सिंपल से सल्यूशन देती हूँ कि अगर आपको परमानेंट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना ही पड़ेंगे, और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत मुश्किल नहीं है। जो हमारे पुराने पूर्वज या फिर जो हमारी फैमिली, हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, हमको सिर्फ वही फॉलो करना है। प्रॉपर टाइमिंग्स पे खाना है, प्रॉपर टाइमिंग्स पे सोना है, तो आपकी बॉडी वैसे ही आपको रिजल्ट्स देगी। जी, वो कहते हैं ना कि जो ब्रेकफास्ट है वो एकदम राजाओं की तरह करना चाहिए, और फिर लंच उतने अप्रोप्रिएट पोर्शन में करना चाहिए, जो सबसे कम है वो हमें डिनर करना चाहिए। तो लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एग्जैक्टली क्योंकि हम थके हुए आते हैं, तो इनफैक्ट होता है क्या है कि मॉर्निंग से कुछ लोग सोचते हैं कि अब हम डाइट कॉन्शियस हैं, दिन भर हम बहुत हेल्दी खाएंगे या फिर हम कम खाएंगे, और कम खाने के चक्कर में उनका प्रॉपर बैलेंस्ड मील वो नहीं लेते हैं, या तो वो कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं जो हमारी शरीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और रात में जब हमें ऐसा लगता है ना कि अब भूख लग रही है, बिकॉज फिर हमारी ब्रेन ना सिग्नल देना शुरू कर देती है, योर बॉडी नीड्स कार्ब्स, क्योंकि एनर्जी तो फिर कहीं हमें मिली नहीं ना, तो वो हम एंड अप करते हैं बहुत हेवी डिनर करके, और फिर हम इनफैक्ट कोई हमारे डिनर में और सोने के समय में लंबा समय नहीं बचता है और हम फिर सो जाते हैं, तो वो पाचन या डाइजेशन अगर मैं बोलूँ तो वो प्रॉपर नहीं होता। तो ये बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं और इनके बहुत आसान से सॉल्यूशंस भी हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। जी, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्रेकफास्ट उनको कैसा करना चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, फिर हमारे डिनर और लंच में क्या लेना चाहिए हमें? ब्रेकफास्ट हमेशा आपका हेल्दी मील से स्टार्ट करें। कोशिश करें कि आपके ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। आजकल ट्रेंड है कि प्रोटीन ज़्यादा खाना है, प्रोटीन के पीछे भागना है, कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो कार्ब डाइट पे, ये 50 ग्राम से कम कार्ब्स लेना है। जिम में ट्रेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा बोलते हैं, पर ये सब गलत है, क्योंकि कार्ब्स के एब्सेंस में प्रोटीन काम करता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम खिचड़ी की अगर बात करें तो चावल में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो दालों में नहीं है, और जो दालों में है वो चावल में नहीं है। जब आप कार्ब्स और प्रोटीन कंबाइन करोगे, मतलब जब आप पल्स और ग्रेन दो सीरियल्स को कंबाइन करोगे तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके शरीर को मिलेंगे, और वही बैलेंस डाइट होती है। और हमारी जो इंडियन डाइट है ना वो सबसे परफेक्ट डाइट है, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट ना बहुत वर्सेटाइल है। अगर मैं आपको नाश्ते की हम बात कर रहे थे, तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि हम दलिया खाएं, तो दलिया में भी आप देखें कि आपका अनाज भी है, दूध भी है, आप उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालते हो, तो आपने 3 तरह के उसमें फूड ग्रुप्स ले लिए हैं। जब 3 तरह के फूड ग्रुप्स आप लेते हो तो आपका गट फ्लोरा उतना डाइवर्सिफाई होता है। गट फ्लोरा डाइवर्सिफाई होगा, आपका इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगा, आपका स्किन हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। इनफैक्ट आपका इंसुलिन, अगर मैं बोलूँ, शुगर लेवल्स भी स्पाइक नहीं होंगे, और इसी तरह से आपका प्रॉपर एक बैलेंस डाइट आपको मिलेगा। जैसे अपने शुगर लेवल स्पाइक करने की बात की, तो डायबिटिक जो लोग हैं उनको अपना खान पान कैसे रखना चाहिए? डायबिटिक खान पान, बस हमें कोशिश ये करना है कि हमें
एक्सेस कार्ब्स नहीं लेना है, वहाँ पर हम थोड़ा सा कार्ब्स कंट्रोल करते हैं, पर ऐसा नहीं कि हमें बहुत कम कर देना है। और कोशिश करेंगे हम रेशेदार चीज़ें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो वो कंज्यूम करें। सपोज़ अभी NIN का नया गाइडलाइन भी आया है और वो सारा लेमन जो हमारे आम भारतीय हैं वो भी आराम से वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जो हमारी नई प्लेट है, तो वो प्लेट में आप देखेंगे कि आधा प्लेट आपका सिर्फ वेजिटेबल से ही फिल्ड है। तो जितना ज़्यादा हम फाइबर लेंगे दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। 1/4 पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट है और रिमेनिंग 1/4 आपका प्रोटीन है। तो हमारी प्लेट भी हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए कि उसमें आपका सब्जियों का अमाउंट ज़्यादा हो। अगर मैं एक आम इंसान के बारे में बात करूं तो कम से कम 4 सर्विंग्स, और 4 सर्विंग्स होती हैं एक बार में दिन भर में 400 ग्राम। तो 400 ग्राम सब्जियां बहुत नहीं होती। आप सलाद और 2 टाइम की सब्जियां मिला के अगर 2 कटोरी सब्जी और कुछ सलाद लेते हो, आप 400 ग्राम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो इतना आपका फाइबर इनटेक हो। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो 85 ग्राम्स हमें दालें या अंडा या मछली या चिकन की अगर मैं बात करूं तो 85 ग्राम्स भी अगर मैं बहुत आसान सी लैंग्वेज में बोलूं, 2 कटोरी दाल 60 ग्राम हो गया। 1 अंडा नहीं लेते बन रहा है, कुछ नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, 2 कटोरी दाल, 2 टाइम आपने चीला खा लिया, 1 मुट्ठी मूंगफली खा ली, 85 ग्राम्स पल्सेस आपका वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने डायबिटीज़ की बात की, अब ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग चाहते हैं कि हम उनका वेट लूज़ हो जाए, तो उसके लिए उन्हें क्या डाइट प्लान रखना चाहिए? ओबेसिटी अगर मैं बोलूँ तो लोग आजकल ना बहुत फैट डाइट्स देखते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम्स पे। तो एक रिसर्च है, ऑथेंटिक रिसर्च की बात कर रही हूँ बिकॉज मैं कभी भी एविडेंस बेस्ड, मैं हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस करती हूँ। टिकटॉक पे 67,000 वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग डाइट, लाइफस्टाइल, जिसमें से सिर्फ 2% सही है। तो देयर इज़ अ डेटा बिहाइंड दिस। तो कभी भी आप फैट डाइट्स को फॉलो ना करें, हमेशा एक कंसल्टेंट डाइटिशियन से सलाह मशवरा करें, अपने डॉक्टर से बात करें, अपना बॉडी टाइप समझें, फिर आप वेट लॉस जर्नी पे जाएं। कुछ लोग कीटो डाइट के फ़ैन होते हैं, इंटरमिटेंट। तो ये सारी चीज़ें, कीटो डाइट बेसिकली एपिलेप्सी के लिए स्टार्ट हुई थी। जो बच्चे या जो बड़े अडल्ट एपिलेप्सी के शिकार हैं उनके लिए कीटो डाइट स्टार्ट करा गया था। पर अभी जो ट्रेंड है, जिम जाने वाले बहुत से युवा और इनफैक्ट घर पे रहने वाली महिलाएं भी कीटो फॉलो करती हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों क्या है? ठीक है, कीटो डाइट में बेसिकली क्या होता है कि हम फैट्स की और प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं अपने डाइट में। तो उसमें क्या रहता है कि हमारा जो एनर्जी कार्ब्स से आने वाला होता है, कार्ब्स हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया या फिर 20-25 ग्राम से कम कर दिया, तो वो एनर्जी हमको प्रोटीन और फैट से मिलने लगता है। और हमारे शरीर में जो ऑलरेडी जमा वसा होने या मैं बोलूँ फैट है, वो एनर्जी फैट से लेने लगता है। तो हमें फैट लॉस अपनी बॉडी में, इनफैक्ट वो फैट लॉस नहीं होता, वो वेट लॉस मैं बोलूँगी। मगर उसमें आपका एक ड्रॉबैक अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एंजाइटी 1 हफ्ते बाद, डिप्रेशन, BMD इज़ बोन मिनरल डेंसिटी, आपका BMD लो होने लगेगा, आपका एनर्जी लेवल लो होने लगेगा, और आप एक समय पे शायद 10 किलो वज़न तो कम कर लोगे, मे बी 1 महीने के अंदर। बट वंस, क्योंकि कीटो पे आप लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकते, आपने कीटो जैसे ही छोड़ा आप शायद 15 किलो के साथ बाउंस बैक करोगे। तो इट्स अ योयो काइंड ऑफ वेट लॉस। पर वहीं अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो अगर आप प्रॉपर मात्रा में, जो क्वांटिटी सेट है, आप प्रॉपर क्वांटिटी अगर अपना ब्रेकफास्ट से डिनर तक आप अपने मील्स ले रहे हैं, तो आपका वो वेट लॉस परमानेंट होता है। और सबसे अगर मैं आप सबके लिए, वेट लॉस के लिए भी और डायबिटिक के लिए भी बोलूँ, तो सपोज़ अगर आपने नाश्ता करा या दिन का लंच करा या आप डिनर कर रहे हैं ना, उसके बाद 100 स्टेप्स हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। 100 कदम आप चलिए टू डाइजेस्ट योर फूड। उसमें क्या होगा, आपने जो भी, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो एट द एंड हमारे शरीर में ग्लूकोज ही बन रहा है ना, तो वो शुगर यूटिलाइज करेगा वो वॉक। शायद जो डायबिटिक होंगे और सवेरे उठेंगे तो उनका फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल होगा, आपके हार्मोन्स प्रॉपर होंगे, बिकॉज हार्मोन्स वेकिंग को रोकता है ये। तो जितना एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिव आप रहेंगे, उतना आपके लिए
फ़ायदेमंद है। जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी की बात की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एक इतना ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं एक दिन में कि उसको पचाने में हमें बहुत समय लग जाता है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं फास्ट फूड की, तो आजकल लोग समोसे के बहुत दीवाने हैं कि उनको अगर सुबह का नाश्ता है तो पोहा समोसा, या फिर खाने के बाद एक मिठाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस एक पीस मिठाई में ही इतनी ज़्यादा कैलोरी होती है, अगर मैं गलत ना हूँ तो समोसे में शायद 200 से ज़्यादा कैलोरी होती है। तो उसको बर्न कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, ये जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि खाने के बाद मीठा चाहिए, द रीज़न बिहाइंड इज कि वो जो हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी नहीं हो रही। जब हमारे शरीर में एनर्जी गिविंग फूड सब्सटेंस ही नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द डे हमको तो लगेगा ना कि कुछ मीठा चाहिए। तो ये शुगर क्रेविंग्स कार्ब्स की एब्सेंस में होता है, पहली चीज़। दूसरा, मैं पूरे दर्शकों को, सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी, डाइट फॉलो करना बहुत आसान है और हेल्दी खाना डाइटिंग नहीं होती। तो अगर आप 80% पैक्ड फ्री फूड से दूर रहे ना, सिर्फ 80% पैक्ड फ्री फूड आप कम कर दीजिए, आपको 15 दिन में डिफरेंस लगेगा, एंड आई गारंटीड। 20% स्लेक तो आप तभी कम कर सकते हैं जब आप शाम के समय होममेड मील्स या होममेड स्नैक लें, प्रेफर करें, ना कि आप बिस्किट या फिर ब्रेड बटर उस पर चीज़ डाल के और मसाले एक्स्ट्रा डालकर आप कंज्यूम करें। वो आप आराम से 500-600 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। वहीं अगर आप एक कटोरा दही, उसमें आपने चिया सीड्स डाल दिया, एक फ्रूट ले लिया, तो वो आपको 100-200 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं देगा। हम 200 भी शायद क्वांटिटी ज़्यादा हो, 100-150 कैलोरीज, दैट्स इट। हम मोटे अनाज की बात करें जैसे रागी है, तो ये कितना बेनिफिशियल है हमारा वेट कम करने में? मोटे अनाज काफ़ी बेनिफिशियल हैं, उनके काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी पे। पर अगर हम रोटी और गेहूं और चावल कंज्यूम कर रहे हैं और एकदम से मोटे अनाज पाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखें कि 1 मिनट एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि हमने अनाज खाना, मोटे अनाज खाना शुरू करे क्योंकि हमने टीवी पे देखा तो हमने सारे अनाज एकदम से खाना शुरू कर दिया, तो वो इंडाइजेशन कॉज कर सकते हैं। पर एट ए टाइम धीरे धीरे हम ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे शुगर लेवल्स को भी नॉर्मल रखेंगे, वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो एक भ्रांति है सबके बीच, दर्शकों के बीच, गेहूं, चावल, मोटे अनाज, सबका कैलोरी एक जैसा है, ±10 या 50 किलो कैलोरीज, दैट्स इट। प्रोटीन ±1 और 2 ग्राम्स, ठीक। तो सभी अनाज, मोटे अनाज भी खाएं, गेहूं भी लें, चावल भी लें, यही बैलेंस्ड मील होता है। सभी चीज़ें खाएं थोड़ा थोड़ा करके और सभी चीज़ों का उपयोग करें। मोटे अनाज ज़रूर पचाने में थोड़ा सा उन्हें मुश्किल होता है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी, सपोज रागी है, ज्वार है, मक्का है, आप उसका खिचड़ी बना रहे हो या दलिया, 8 घंटे पहले उसको आप सोक करके रखो। मैम, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। अब हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, गगन पटेल जी, जो कि चित्रकार हैं और बहुत ही अच्छे एक्रेलिक पेंटर हैं। तो गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी मैम, मैं पहले इतना अच्छा नहीं करता था आर्टिस्ट के रूप में, मतलब ऐसे नॉर्मली बचपन में जब करता था तो वही बच्चों जैसे करता था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से शुरुआत किया और बढ़ता गया, फिर प्रैक्टिस करता गया। जैसे कि मेरा एक दोस्त था जो कि अभी एसवी पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे हम लोग, तो वहाँ से उसने कहा कि जब बनाते हो और नाम लिखते हो पेंटर गगन आर्ट, तो बनाया करो और लोगों की बनाया करो, इससे तुम्हें पहचान मिलेगी। तो मैं फिर वही उसी की फ़ोटो में एक बार लिया और उसी की पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया और मुझसे उसका मतलब फेस जो है सेम मैच कर गया, सेम बन गया। तो मैं वहीं से शुरुआत किया। फिर तो कितने सालों से आप ये पेंटिंग कर रहे हैं? मैम, मैं ये पेंटिंग जो है तो लगभग अराउंड 5-6 साल हो गए, और पहले तो बचपन में करता रहता था और नॉर्मल ही करता था, ज़्यादा उतना अच्छा नहीं था। जैसे चिड़िया, मछली, मोर, ऐसे नॉर्मली पेंटिंग करता था और लोग बोलते थे कि अच्छा करता है, फिर भी। पर अब जो है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते अब इम्प्रूव होने लगा है मैम। ये सब जो हम स्क्रीन पे आपकी पेंटिंग्स दिखा रहे हैं, या आपने विवेकानंद जी और गणेश जी इतनी सारी पेंटिंग्स बताई हैं, श्री राम की, तो ये जो इतनी पेंटिंग्स है सारी एक्रेलिक पेंटिंग है? नहीं मैम, सारी एक्रेलिक नहीं होती हैं। कुछ स्केच होते हैं जो कि चारकोल से होते हैं और कुछ ग्रेफाइट से होते हैं और कुछ कलर पेंसिल से होते हैं।
जिनको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, जैसे ग्रेफाइट में तो कम टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे, और चारकोल में भी ऐसे ही थोड़ा सा 4 से 5 घंटे टाइम लग जाता है शेडिंग करते समय। और कलर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बारीकी को देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो एक्रेलिक पेंटिंग आप जो कलर की बात कर रहे हैं वो कितने समय में बन पाती है? एक मतलब A4 साइज या उससे भी बड़ी पेंटिंग कितने समय में बनती है? A4 साइज़ मैम थोड़ा सा उतना ही, हालांकि एक्रेलिक में उतना ही टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे, और एक्रेलिक में बनाने में सही लगता है थोड़ा सा जी। और उसमें जो कलर का वो है तो अच्छा आता है और उभर के दिखता है वो। और चारकोल पेंटिंग के बारे में हमें थोड़ा बताइए। चारकोल पेंटिंग मैम नॉर्मली रहता है, और आउटलाइंस उसके अच्छे रहने चाहिए और शेडिंग अच्छी होनी चाहिए, बस वही चीज़ है, उसमें सही होना चाहिए। जैसा आपने बताया आप 4 साल पहले से ही पेंटिंग करते आ रहे हैं, तो हमें शुरुआत से बताइए कि आपका सफ़र यहाँ तक कैसा रहा, आपने किस में पढ़ाई करी और फिर उसके बाद पेंटिंग में आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? तो मैम मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ, जो सीधी ज़िले में मेरा गांव पैकिनिया है जी। और वहीं से मैं अपने 12th तक की पढ़ाई पूरी की। और वहाँ से मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं फार्मेसी करना चाहा। भैया बोले हमारे, तो बोले कि फार्मेसी कर लो, तो मैं वहाँ से आके यहाँ भोपाल आया और यहाँ सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक में फार्मेसी की पढ़ाई शुरू की। वहीं दोस्त मिला था वो कौंसलिन प्रताप सिंह, तो उसने बोला कि फिर वही बनाओ, और वही मैं बनाना शुरू किया। जिसके बाद मैं वहाँ से फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और सेकंड ईयर पूरा होने के बाद 1 साल गैप किया। और फिर एक मेरा दोस्त था जिसने बोला कि अब क्या करोगे, तो मैं बोला कि आप क्या करोगे, तो उसने फार्मेसी में ही अपना इसको बनाने का सोचा। पर मेरा तो मन अलग हो गया था उस समय, जब मैं दोस्त की पेंटिंग बनाया था, तो वहाँ से फिर लगा कि हाँ अच्छा कर रहा हूँ तो इसमें मुझे अब जाना चाहिए। इसमें फार्मेसी में मन भी नहीं लग रहा था जी। तो मैं फिर वही फार्मेसी को छोड़ के 1 साल गैप तो हो गया, पर अगले साल मैं उस मेरा प्रतीक दोस्त था, तो उसकी वजह से उसने बोला, तो मैं अपना कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में। तो 2 साल पहले मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री शुरू किया, जिसमें फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया मेरा और सेकंड ईयर चल रहा है, जिसमें मैं अच्छा कर रहा था। फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे स्केच बनाए, जैसे कि वहाँ स्टिल लाइफ ही ज़्यादा दिया जाता था और नेचर लाइव सब कुछ सामने ऐसे रख दिया जाता था और फिर बनाना होता था वहाँ। तो दूर से देख के 10 कदम दूर से ऐसे बैठ के बनाना रहता है, जहाँ नेहा मैम जो है हमारी, वो हमें प्रैक्टिस कराती थी जी। सारी चीज़ें डिटेल्स बताती थी, ऐसे ऐसे करो। वहाँ से हमें बहुत इम्प्रूव मिला और स्केच में तो काफ़ी हो गया। वहाँ जब कॉलेज गया तो देखा तो बहुत अच्छा ही रहता था, वहाँ दोस्त मिले और काफ़ी अच्छा करते हैं वहाँ, तो उनसे इंस्पायर होता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि सीखूँ। तो लाइव पेंटिंग बहुत इजी नहीं होती है, मतलब जैसे हम सोचते हैं कि हम सामने ऑब्जेक्ट जो रखा है उसे हम ड्रॉ करें, तो उस टाइम आप किन बारीकी जो होती है किन का ध्यान रखते हैं आप? पहले तो स्टिल लाइफ के लिए सामने जैसे कि कांच रख दिया जाता है और गिलास रख दी जाती है, या कि और कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, फूल रख दिया जाता है, गमला रख दिया जाता है, तो उसी को देखना पड़ता है और उसको बिल्कुल A to Z से पेंसिल को लेके ऐसे ऐसे करके उसको नापा जाता है और उसको नाप के उसका आउटलाइन पूरा ड्रॉ किया जाता है जी। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सा, हालांकि बारीकियाँ आसान रहता है, पर जब करो तब और उसको देखते देखते बनाओ तो बड़ा मुश्किल लगता है। कभी कभी तो एक दिन के बाद मन ऊब जाता है और फिर करने का मन भी नहीं होता है। जैसे तो आपने मन उबरने की बात की, तो पेंटिंग हो स्केचिंग हो किसी में भी तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो उस कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करते हैं? जी मैम, कंसंट्रेशन के लिए वही सॉन्ग सुनना और मन को एकाग्रचित करके करना, तब जाके जल्दी काम हो पाता है। और सॉन्ग बिल्कुल स्लो धीमे धीमे हो और चलता रहे काम तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर जाके काम होता है। क्या मेडिटेशन भी इसके लिए बहुत कारगर उपाय है कि मेडिटेशन किया जाए तो उसके बाद मतलब पेंटिंग बहुत अच्छी बन सकती है? क्योंकि मन अगर लग जाए तो पेंटिंग बहुत अच्छी बन जाती है। मेडिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में ज़रूरी है मेडिटेशन। शांत मन रहेगा तो कोई भी चीज़ है तो सही रहेगा, कार्य करने में अच्छा भी लगेगा और जल्दी भी हो जाएगा, उसको शिद्दत के साथ पूरा कर सकते हैं। जी। इसके अलावा आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं, उनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, जैसे अभी बनाया था जो कि रविंद्र भवन में एग्जीबिट हुई थी। मतलब एग्जीबिशन में भी लगी? जी, रविंद्र भवन में एग्जीबिशन में लगी थी मेरी
चित्रकला, तो वहाँ एक मैं वर्ड की बनाया था जो कि बहुत ही रियलिस्टिक काम उसमें किया था, और मैं उसमें ऑयल कलर से किया था जो कि टाइम लगा था मुझे बनाने में। जैसे 10 से 15 दिन उसको सूखने में तो लग जाता है, एक लेयर लगाओ फिर उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए उसको मैं 10 से 15 दिन में पूरा हो पाई थी। और वहाँ एक एक्रेलिक पेंटिंग किया था जो कि आध्यात्म से जुड़ी थी, नृत्य कला, और मेन तो उसका मकसद था मुझे कि नृत्य कला को दिखाना। जैसे शिव जी का उसमें नटराज का जोड़ा था, तो उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था कि नटराज जो हैं तो एक एक्सप्रेशन के साथ डांस करते हैं, और वैसे ही शिव जी एक्सप्रेशन के साथ ही डांस करते हैं बिना कुछ तो गगन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अब जैसा कि हम महर जी से बात कर रहे थे, हम उनसे बात कर लेते हैं कि मोटे अनाज की जो आप बात कर रही थी कि हमें डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, तो उसके बारे में आप दर्शकों को। तो मोटे अनाज के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप उसे जब भी इस्तेमाल करें उसे 8 घंटे कम से कम भिगो के रखें, क्योंकि गेहूं या चावल के सिर्फ 1 या 2 लेयर्स पे आपको फाइबर मिलेगा, बट रागी, ज्वार, बाजरा जो हमारे मिलेट्स हैं उनकी हर लेयर पे आपको रेशा मिलता है, और जब आप उसे सोक करके रखते हो तो यू विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर। वो सोक हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा और इजी टू डाइजेस्ट होगा। जैसे हम वेदर की बात करें, अलग अलग मौसम में अलग अलग डाइट होता है। अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? मानसून में हमारा खान पान अगेन बैलेंस डाइट होना चाहिए। हमें प्रॉपर अच्छी मात्रा में कार्ब्स लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अगर मैं बात करूं तो मोटे अनाज, गेहूं, चावल सभी चीज़ों का उपयोग करें। दालें सभी तरह की लें, छिलके वाली दालें लें। सब्जियां, हाँ सब्जियां आप जो भी सीजनल या ट्रेडिशनल सब्जियां हैं, और ये बहुत एक मैसेज है सारे दर्शकों के लिए, ईट सीजनल, ट्रेडिशनल एंड लोकल। ये बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश है जो लोगों को समझना चाहिए कि हमें किचन से खाना है, पैकेट से नहीं। ये तो ये मॉनसून का एक सबसे बड़ा मैसेज मैं बोलूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉनसून में हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंटेन करना। तो सबसे पहले चीज़, जो भी आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो रिलायबल सोर्सेज से हो, भले ही आप ऑयल लें, सब्ज़ी लें, फ्रूट्स लें, एक रिलायबल सोर्स हो कि नहीं यहाँ हमें क्वालिटी वाइज अच्छा सामान मिलेगा। दूसरी चीज़, सपोज़ अगर आपने अंडे लिए हैं और आप उसे फ्रिज में रख रहे हैं तो रखने से पहले उसका सरफेस एरिया धो के रखें। दिस इज़ अगेन फॉर द मानसून हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और इनफैक्ट आप पूरे साल भी ये कर सकते हैं। थर्ड इज़ क्रॉस कंटेमिनेशन। सपोज़ अगर आपने फ्रिज में कोई सब्ज़ी पकाई और बिना ढके आपने उसका बोल रख दिया, और वहीं आप मार्केट से कोई सब्ज़ी या फल ख़रीद के लाए और बिना धोए आपने वो फ्रिज में रख दिए, तो अगेन रॉ और कुक में जो क्रॉस कंटेमिनेशन होगा दैट कैन कॉज अगेन वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन योर बॉडी। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि ये मानसून में इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाए। अच्छा, बहुत सारे दर्शकों का ये ज़रूर सवाल होगा कि हम प्रोटीन डाइट कैसे लें, क्योंकि ये बहुत ही कठिन होता है। प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में होती है, और ख़ासकर जो वेजिटेरियन लोग हैं वो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रोटीन की मात्रा आप इजीली वेजिटेरियन सोर्सेज से बढ़ा सकते हैं, पर हमको पता होना चाहिए कि वेजिटेरियन सोर्सेज हैं क्या और उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। हम करते क्या हैं, सपोज़ अगर हमने छोले बनाए तो ग्रेवी ज़्यादा होगी और आपको शायद 10-15 उसमें छोले दिखेंगे और हमको लगता है दिस इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ कुकिंग डिपेंड करता है आपके प्रोटीन अवेलेबिलिटी को। सपोज़ अगर मैं बात करूं 15 ग्राम प्रोटीन कैसे मिलना है, तो आपका 1 कटोरी मूंग दाल, 60 ग्राम्स रॉ, जब आप उसे बॉईल करेंगे, पकाएंगे, तो दैट विल बी बिग बोल, वो 15 ग्राम्स प्रोटीन आपको वहाँ से मिल जाएगा। सेम विद चिकपी जो आपका छोले हैं, पनीर है, आपका खड़ी दालें हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, तो इन सब का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, दही है, इनफैक्ट 1 कटोरा दही इज 100 ग्राम्स विल गिव यू अराउंड 4.5 या 4.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन लेना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी पे हमको ध्यान देना है। जी, जाते जाते एक छोटा सा कोई संदेश देना चाहेंगे? वही जो मैंने आपको बोला कि ईट सीजनल, ट्रेडिशनल एंड लोकल, ये सबसे बड़ा संदेश है, और अगर आपने इसे फॉलो करा तो आप बिल्कुल बैलेंस डाइट आराम से अपने जीवन में पूरे जीवन काल तक आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। जी,
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में Thank आने you के so लिए, much. हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज हमारे साथ जुड़े थे रवि तिवारी जी, जिन्होंने हमें कैशलेस मेडिक्लेम के बारे में बताया कि जब आप ट्रीटमेंट कराने जाएं तो आप कैसे इसे अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ थे गगन पटेल जी, जिन्होंने अपने एक्रेलिक पेंटिंग के बारे में हमें बताया, और मेहर जी, जिन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई कि ईट सीजनल, ट्रेडिशनल एंड लोकल। और स्वस्थ बने रहिए और हमारे साथ बने रहिए नमस्कार MP पे। तब तक के लिए शुक्रिया।